शादी के दिन पूरा गांव जैसे जगमगा उठा था। निशा के घर में सुबह से ही मंगल गीत गूंज रहे थे। माँ ने बेटी को गोद में बैठाकर मेहंदी लगाई थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। बाबा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। खेत का एक हिस्सा बेचकर 20 लाख नगद, कार, जेवर सब कुछ दे दिया था। वे बार बार कहते, बेटी तू खुश रहना, हमने जो कुछ दिया है उससे तेरी ससुराल वाले खुश रहेंगे। निशा भी खुश थी। उसने सपनों में देखा था कि ससुराल में प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। पवन से उसकी मुलाकात 2 बार ही हुई थी, लेकिन वह शांत और समझदार लग रहा था। शाम को जब दूल्हा आया तो निशा की आंखों में चमक थी। फेरों के समय बाबा की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कन्यादान करते हुए कहा, यह मेरी जान है, इसे अपनी जान समझना। सबने तालियां बजाई। रात को जब विदाई का समय आया तो माँ ने निशा को गले लगाया और फुसफुसाई, बेटी अगर कभी तकलीफ हो तो बता देना, हम हैं ना। निशा मुस्कुराई, माँ सब अच्छा होगा। सुहाग रात का कमरा फूलों से सजा था। चादर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थी। निशा घूंघट निकाल कर बैठी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पवन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर पवन ने कहा, निशा तू बहुत अच्छी लग रही है। निशा शर्मा गई, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। सास अंदर आ गई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और। बेटा पवन और बहू, हम तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं, सास ने कहा। फिर अचानक स्वर बदल गए। निशा बेटी, तुम्हारे बाप ने जो दिया है वह तो शुरुआती किस्त है। हमारे रिश्तेदारों ने अपनी बहुओं को 50-60 लाख तक दिए हैं। तुम्हारे बाप को और 20 लाख का इंतजाम करना होगा। जल्दी करो, नहीं तो घर में बातें होने लगेगी। निशा की मुस्कान ठहर गई। पवन चुप रहा। उसने माँ की तरफ देखा, फिर निशा की तरफ, लेकिन कुछ नहीं बोला। सास ने और कहा, यह बात यहीं की यहीं रहनी चाहिए। कल से ही बाप को बता देना। उस रात निशा की आंखों से नींद गायब हो गई। सुहाग रात की मिठास दहेज की कड़वाहट में बदल गई। अगली सुबह से ही ससुराल का रंग बदलने लगा। सास रोज नई नई बातें निकालने लगी। कभी खाना कम देना, कभी काम ज्यादा करवाना, कभी ताने कसना। तेरे बाप ने कार तो दी है, लेकिन पुरानी, नई क्यों नहीं दी? जेवर भी कम है, और मंगवा। पवन जब भी घर आता चुप रहता। निशा जब उससे शिकायत करती तो वह सिर्फ इतना कहता, माँ बाप की बात मान ले, झगड़ा मत बढ़ा, मैं हूं ना। दिन बीतते गए। 7 महीने में निशा की हालत ऐसी हो गई कि वह खुद को पहचान नहीं पाती थी। शरीर कमजोर हो गया, आंखें हमेशा सूजी रहती। एक दिन सास ने उसके बाल पकड़कर खींचे, दूसरे दिन गर्म चाय उसके हाथ पर गिरा दी। रात भर खड़े रहने को कहा, खाना बंद कर दिया जाता, फोन तोड़ दिया गया। निशा सहती रही, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वह कुछ बोलेगी तो बाबा माँ को बहुत तकलीफ होगी। इसी बीच उसका बचपन का दोस्त रणधीर शहर आया। रणधीर और निशा स्कूल के समय से बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही गांव के थे। रणधीर हमेशा निशा की रक्षा करता था। बचपन में अगर कोई उसे तंग करता तो रणधीर आगे आ जाता। शादी के बाद भी वह कभी कभी फोन पर हालचाल पूछ लेता था। जब उसने निशा की आवाज सुनी तो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह सीधे ससुराल पहुंच गया। निशा को देखते उसकी आंखें भर आई। निशा, तू इतनी कमजोर कैसे हो गई? तेरे चेहरे पर रंग ही नहीं है। निशा रो पड़ी। उसने सब कुछ बता दिया। दहेज की मांग, मारपीट, भूख, अपमान। रणधीर आग बबूला हो गया। पुलिस में शिकायत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। लेकिन निशा ने सिर हिलाया, नहीं रणधीर,
बाबा और माँ को तकलीफ होगी, मैं सह लूंगी, तू वादा कर यह बात किसी को नहीं बताएगा। रणधीर मजबूरन मान गया, लेकिन उसने कहा, अगर कभी तेरी जान को खतरा हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। आज की रात सबसे बुरी थी। सास ससुर ने निशा को कमरे में बंद कर दिया था, ताला कसकर लगा दिया था, खाना नहीं दिया, पानी भी कम दिया। दीवार पर घड़ी टिक टिक गूंज रही थी। निशा फर्श पर बैठी थी, शरीर दर्द कर रहा था, हाथों पर पुरानी चोटों के निशान थे, आंखों से आंसू रुक रुक कर बह रहे थे। उसने एक पुराना मोबाइल निकाला जो रणधीर ने चुपके से दे दिया था, कैमरा ऑन किया, आवाज कांप रही थी। मेरा नाम निशा है, शादी को 7 महीने हुए, ससुराल वाले मुझसे और मेरे बाबा से 20 लाख और मांग रहे हैं। मुझे रोज पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, अपमानित किया जाता है। आज मुझे कमरे में बंद कर दिया गया है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह वीडियो सबूत है। रणधीर, अगर तू यह देखे तो माँ बाबा को बता देना, पुलिस को भी बता देना। मैं अब और सह नहीं सकती। उसके गले में आवाज अटक गई। वह फर्श पर गिर पड़ी और रोने लगी। दर्द शरीर में नहीं, दिल में था। शादी की खुशी, सुहाग रात की उम्मीद, बाबा माँ का प्यार, सब कुछ दहेज की आग में जल चुका था। लेकिन आंसुओं के बीच उसकी आंखों में एक छोटी सी हिम्मत भी जल रही थी। उसने फिर से कैमरा ऑन किया और फुसफुसाई, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं सब याद रखूंगी। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक रह गई। निशा वहीं बैठी रही। दर्द उठ रहा था, लेकिन अब वह दर्द उसे तोड़ नहीं रहा था, वह उसे मजबूत बना रहा था। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आते ही निशा की आंखें खुल गई। शरीर इतना दर्द कर रहा था कि उठना मुश्किल हो रहा था। रात भर फर्श पर बैठे बैठे उसकी कमर और पैर सुन्न हो चुके थे। भूख से पेट में जैसे आग लग रही थी, गले में सूखापन था। उसने धीरे से तकिए के नीचे हाथ डाला। मोबाइल अभी भी सुरक्षित था। उसने उसे और अंदर धकेल दिया। बाहर ताले की आवाज आई। दरवाजा खोला गया। सास अंदर खड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई नरम भाव नहीं था। उठी या नहीं? रात भर रोती रही होगी। रोने से पैसे नहीं आते। उठ, काम कर। निशा ने धीरे से सिर उठाया। आंखें सूजी हुई थी, होंठ फटे हुए। सास ने उसे घूरते हुए कहा, तेरे बाप को फोन किया है, बोला है कि आज शाम तक 20 लाख का इंतजाम कर ले, नहीं तो बहू की हालत और खराब हो जाएगी। समझ गई ना? निशा कुछ नहीं बोली। बोलने की ताकत नहीं बची थी। सास ने उसके बाल पकड़कर खींचा और उसे खड़ा किया। बाहर जा और बर्तन धो, खाना बाद में मिलेगा, अगर काम ठीक से किया तो। निशा लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। रसोई में जाकर उसने बर्तन धोने शुरू किए। हाथ कांप रहे थे। कल रात की चोटें याद दिला रही थी। पानी ठंडा था, लेकिन उसके शरीर में जलन हो रही थी। आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। वह सोच रही थी, बाबा अभी तक कितना सह चुके होंगे, माँ कितना रोई होगी। रणधीर, तू कहाँ होगा? क्या तू जानता होगा कि मैं कितनी टूट चुकी हूँ? दोपहर तक भूख असहनीय हो गई। सास ने एक रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा अचार दिया। इतना काफी है, ज्यादा खाने की आदत मत डाल, गरीब घर की लड़की है ना तू। निशा ने रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा। चबाना भी दर्द दे रहा था। पति पवन घर आया। उसने निशा को रसोई में काम करते देखा। कुछ पल रुक कर देखा, फिर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। निशा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में एक सवाल था, तू क्यों कुछ नहीं बोलता? तू क्यों नहीं मेरी रक्षा करता? लेकिन पवन ने मुड़कर भी नहीं देखा। शाम को सास ने फिर से फोन किया, निशा के बाबा को। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज रही थी। 5 दिन हो गए, पैसे कहाँ हैं?
अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो आपकी बेटी को वापस भेज देंगे या फिर कुछ और कर देंगे, समझ लो। निशा दीवार के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल जैसे मुट्ठी में सिमट रहा था। बाबा की कमजोर आवाज दूसरी तरफ से आ रही थी। समधन जी, थोड़ा समय दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सास ने फोन काट दिया। रात फिर से वही कमरा, वही ताला। निशा अंदर बैठी थी। शरीर में दर्द अब सिर्फ शारीरिक नहीं रह गया था, वह दिल तक पहुंच चुका था। उसने मोबाइल निकाला, बैटरी कम थी। उसने रणधीर का नंबर खोला, उंगली कांप रही थी। एक छोटा सा मैसेज टाइप किया। रणधीर, मैं बहुत डरी हुई हूँ। बाबा को परेशान कर रहे हैं, मेरी मदद कर प्लीज। भेजने से पहले उसने मैसेज डिलीट कर दिया। डर था कि अगर सास ने फोन देख लिया तो और बुरा होगा। वह फर्श पर लेट गई, आंखें बंद की। याद आने लगी शादी की खुशी, बाबा की मुस्कान, माँ के आंसू, सुहाग रात की वह पहली रात जब सब कुछ खत्म होना शुरू हुआ था। दर्द छाती में उठ रहा था, सांस फूल रही थी। वह फुसफुसाई, रणधीर, तू वादा कर, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बाबा और माँ को अकेला मत छोड़ना। आंसू तकिए को गीला कर रहे थे। कमरे में अंधेरा गहराता जा रहा था। निशा की आंखें खुली थी। दर्द बढ़ रहा था, लेकिन उसके अंदर की कोई चीज अब टूटने से इनकार कर रही थी। वह सिर्फ सह नहीं रही थी, वह याद रख रही थी, हर बात, हर शब्द, हर चोट को। अगली सुबह निशा की हालत और खराब हो गई थी। रात भर की ठंड और भूख ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। उठते ही सिर चकराने लगा। सास ने दरवाजा खोला और बिना किसी बात के उसके बाल पकड़कर खींच लिया। आज भी रो रही है मनहूस कहीं की, रोने से घर नहीं चलता। उठ और झाड़ू लगा। निशा लड़खड़ाती हुई उठी, पैर कांप रहे थे। उसने झाड़ू पकड़ी, लेकिन हाथ में शक्ति नहीं थी। सास ने उसके कंधे पर जोर से धक्का दिया। तेरे बाप ने अभी तक पैसे नहीं भेजे, बोल कब तक तंग करेंगे हमें। दोपहर में बाबा खुद आ गए। बूढ़े शरीर पर थकान साफ झलक रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर सास ससुर से कहा, समधन जी, मैंने बाकी बची जमीन भी गिरवी रख दी है। 10 लाख जुटा पाया हूँ, बाकी का इंतजाम कर रहा हूँ, बस थोड़ा समय दो। सास ने पैसे लिए, गिने और चेहरा फेर लिया। यह तो आधा भी नहीं है, बाकी का क्या? बहू को हम तब तक रखेंगे जब तक पूरा पैसा नहीं आएगा। और हाँ, अब से हर महीने 5 लाख और देने होंगे। बाबा की आंखें भर आई। उन्होंने निशा की तरफ देखा। निशा दीवार से सटकर खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली। बाबा कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन गले में आवाज अटक गई। सास ने उन्हें बाहर धकेल दिया। जाओ, पैसे का इंतजाम करो, यहाँ खड़े खड़े रोने से कुछ नहीं होगा। निशा अंदर से टूट रही थी। बाबा की वह लाचार सूरत उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसने रात को फिर से मोबाइल निकाला, हाथ कांप रहे थे। उसने एक और वीडियो बनाया। आवाज बहुत धीमी थी। आज बाबा आए थे, उन्होंने 10 लाख दिए। फिर भी सास ने कहा कि बाकी और हर महीने 5 लाख देने होंगे। बाबा की हालत बहुत खराब है। रणधीर, अगर तू सुन रहा है तो बाबा को मत छोड़ना। मेरी वजह से वे बर्बाद हो रहे हैं। वीडियो बंद करके उसने मोबाइल फिर छिपा दिया। इसी बीच रणधीर को किसी तरह खबर मिल गई। वह दोपहर बाद घर के बाहर खड़ा था। सास ने देखा तो गुस्से में बोली, कौन है तू? यहाँ क्या काम है? रणधीर ने साफ कहा, मैं निशा का बचपन का दोस्त हूँ, उससे मिलना है। सास ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन रणधीर ने जोर से कहा, अगर आपने नहीं मिलने दिया तो मैं पुलिस बुला लूंगा।
कुछ देर की बहस के बाद निशा को बाहर बुलाया गया। निशा की हालत देखकर रणधीर की आंखें लाल हो गई। उसने धीरे से पूछा, तू ठीक तो है ना? निशा ने सिर हिलाया, आंसू रोक नहीं पाई। रणधीर ने फुसफुसा कर कहा, मैं तेरे बाबा से मिला हूँ, वे बहुत परेशान हैं। तू पुलिस में शिकायत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। निशा ने आंखें चुरा ली। नहीं, अभी नहीं, बाबा और टूट जाएंगे। रणधीर ने उसका हाथ पकड़ा। तू अकेली नहीं है निशा, मैं हूँ। वादा कर, अगर और बुरा हुआ तो तुरंत बताएगी। रात फिर वही अंधेरा कमरा। निशा फर्श पर बैठी थी। शरीर में दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया था। भूख, चोटें, बाबा की लाचारी, पति की चुप्पी, सब कुछ एक साथ उसके सीने पर भारी पड़ रहा था। उसने आंखें बंद की। याद आया बचपन का वह दिन जब रणधीर उसे गिरने से बचाया था। याद आया बाबा का वह वादा, बेटी मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज बाबा खुद टूट रहे थे। निशा की सांसें तेज हो गई। दर्द छाती में उठ रहा था। वह फुसफुसाई, मैं कब तक सहूंगी, कब तक? आंसू फर्श को गीला कर रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन निशा के अंदर तूफान चल रहा था। वह अब सिर्फ सहने वाली लड़की नहीं रह गई थी। उसके अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। अगली सुबह सास ने निशा को और सख्ती से जगाया। आज काम ज्यादा है, झाड़ू, बर्तन, कपड़े सब निपटा। और हाँ, तेरे बाप ने बाकी पैसे नहीं भेजे तो आज रात खाना बंद। निशा चुपचाप काम करने लगी। शरीर में दर्द इतना था कि हर हरकत पर चोट हिल जाती थी। दोपहर में जब वह रसोई में खड़ी थी, तब सास ने अचानक उसके बाल पकड़कर सिर दीवार से लगा दिया। बोल, तेरा बाप कब तक पैसे भेजेगा? बोल ना। निशा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दर्द सिर में तेज हो गया। उसने दीवार का सहारा लिया। शाम को पवन घर आया। उसने निशा के माथे पर चोट का निशान देखा। कुछ पल रुककर बोला, माँ से मत उलझ, सब ठीक हो जाएगा। निशा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे लिए सब ठीक है, मेरे लिए नहीं। पवन चुप हो गया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर चला गया। निशा की छाती में एक और ठंडी चोट लग गई। पति की चुप्पी अब मार से भी ज्यादा दुख दे रही थी। रात को निशा ने फिर से मोबाइल निकाला। बैटरी बहुत कम थी। उसने एक और वीडियो बनाया। आवाज कांप रही थी, लेकिन साफ थी। आज सास ने मेरे बाल पकड़कर सिर दीवार से लगा दिया। माथे पर चोट है, खाना बंद करने की धमकी दी है। पवन कुछ नहीं बोलता। रणधीर, मैं अब और नहीं सह सकती। बाबा की हालत क्या है, तू बता प्लीज। वीडियो सेव करके उसने मोबाइल छिपा दिया। उधर रणधीर निशा के बाबा से मिला। बाबा अब बिल्कुल टूट चुके थे। उन्होंने रणधीर से कहा, बेटा मेरी सारी जमीन चली गई, अब कर्ज भी बढ़ गया है। बेटी की हालत सुन सुनकर मेरा दिल बैठ रहा है। रणधीर ने उसका हाथ पकड़ा। काका आप हिम्मत रखो, मैं निशा की मदद करूंगा। पुलिस में शिकायत करने का समय आ गया है। बाबा ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, अभी नहीं, समाज क्या कहेगा, बेटी की इज्जत। रणधीर चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। रात के अंधेरे में निशा फर्श पर बैठी थी। माथे की चोट जल रही थी। भूख से पेट में मरोड़ उठ रही थी। उसने आंखें बंद की तो बाबा की लाचार सूरत याद आ गई। रणधीर की चिंतित आंखें याद आ गई और पवन की चुप्पी याद आ गई। दर्द अब सिर्फ शरीर में नहीं था, वह आत्मा तक पहुंच चुका था। निशा ने दीवार पर सिर टिकाया और फुसफुसाई, मैं कब तक चुप रहूंगी, कब तक अपनी आवाज दबाती रहूंगी।
आंसू रुक नहीं रहे थे। कमरे में सन्नाटा गहरा था, लेकिन निशा के अंदर की आग धीरे धीरे भड़क रही थी। वह अब सिर्फ सहने के लिए नहीं बची थी, वह कुछ करने के लिए बची थी। सुबह होते ही सास का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने निशा को कमरे से बाहर खींचा और रसोई में धकेल दिया। आज पूरा घर साफ करेगी। और सुन, तेरे बाप ने पैसे नहीं भेजे तो आज से पानी भी बंद। निशा ने चुपचाप झाड़ू पकड़ी। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। माथे की चोट अभी भी जल रही थी। भूख से आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। दोपहर में जब घर में कोई नहीं था, निशा ने हिम्मत जुटाई। उसने मोबाइल निकाला और रसोई में एक कोने में छिपकर एक लंबा वीडियो बनाया। आवाज धीमी लेकिन साफ थी। मैं निशा बोल रही हूँ। आज सास ने कहा है कि पैसे नहीं आए तो पानी भी बंद कर देंगे। मुझे रोज पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है। पवन कुछ नहीं बोलता। बाबा की सारी जमीन चली गई। रणधीर, अब तू कुछ कर। मैं और नहीं सह सकती। यह मेरा आखिरी सबूत हो सकता है। उसने वीडियो सेव किया और मोबाइल को फिर से छिपा दिया। शाम को रणधीर फिर से घर के बाहर आया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसने निशा के बाबा को भी साथ लाया था। बाबा अब चलने में भी लड़खड़ा रहे थे। चेहरा सूखा हुआ था। रणधीर ने दरवाजा खटखटाया। सास ने देखा तो गुस्से में बोली, फिर आ गए, क्या चाहिए? रणधीर ने साफ कहा, निशा से मिलना है। और काका भी आए हैं। सास ने मना किया, लेकिन रणधीर ने आवाज तेज कर दी, अगर नहीं मिलाया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। सबको बता दूंगा कि यहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी देर की बहस के बाद निशा को बाहर बुलाया गया। निशा की हालत देखकर बाबा कांप गए। उन्होंने बेटी को गले लगाया। आवाज रोते हुए निकली, बेटी, मैं तुझे बचा नहीं पाया, माफ कर दे। निशा की आंखों से आंसू की बाढ़ आ गई। उसने बाबा को कसकर पकड़ लिया। रणधीर ने दोनों को देखा और धीरे से कहा, काका, अब और समय नहीं बचा। निशा, तू तैयार हो जा, कल हम पुलिस में शिकायत करेंगे। निशा ने सिर उठाया। आंखों में डर था, लेकिन डर के पीछे एक नई रोशनी भी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। रात को निशा को फिर कमरे में बंद कर दिया गया। ताला कसकर लगा। सास ने बाहर से कहा, कल तक पैसे नहीं आए तो तेरी यह हिम्मत निकाल देंगे। निशा फर्श पर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाबा की कमजोर आवाज, रणधीर का वादा और अपनी खुद की टूटन सब एक साथ याद आ रहे थे। उसने आंखें बंद की। दर्द छाती में उठ रहा था, लेकिन अब वह दर्द उसे डरा नहीं रहा था। वह फुसफुसाई, कल मैं आवाज उठाऊंगी। बाबा, रणधीर, मैं तैयार हूँ। कमरे में अंधेरा था, लेकिन निशा के अंदर की आग अब बुझने वाली नहीं थी। वह अब इंतजार कर रही थी सुबह का। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आते ही निशा की आंखें खुल गई। नींद नहीं आई थी। रात भर वह जागती रही थी। दिल में डर था, लेकिन डर से ज्यादा एक अजीब सी शांति थी। उसने खुद से कहा, आज का दिन आने ही वाला था, अब और भागने का समय नहीं है। बाहर ताले की आवाज आई। सास ने दरवाजा खोला। चेहरे पर वही क्रोध था। उठी, आज काम ज्यादा है। और सुन, तेरे बाप ने पैसे नहीं भेजे तो। निशा ने पहली बार सास की बात काट दी। आवाज कांप रही थी, लेकिन साफ थी। आज मैं काम नहीं करूंगी। सास हैरान रह गई। क्या बोला तूने? निशा ने सिर उठाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसुओं के पीछे एक नई मजबूती थी। मैं आज यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे जाना है। सास का चेहरा तमतमा गया।
उन्होंने निशा के बाल पकड़कर जोर से खींचा। कहाँ जाएगी? पैसे लाए बिना कहीं नहीं जाएगी। निशा गिर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठीक उसी समय बाहर से रणधीर की आवाज आई। वह बाबा के साथ दरवाजे पर खड़ा था। रणधीर ने जोर से कहा, दरवाजा खोलो। सास ने अंदर से ताला लगाने की कोशिश की, लेकिन रणधीर ने जोर लगाया। पड़ोसियों की भी भीड़ लगने लगी। दरवाजा खुला। निशा बाहर निकली। बाबा ने उसे देखते ही गले लगा लिया। आवाज रोते हुए निकली, बेटी चल, अब काफी हो गया। रणधीर ने निशा की तरफ देखा। तैयार है? निशा ने सिर हिलाया। आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया। हाँ चलो। सास ससुर और पवन पीछे से चिल्ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे हो? पैसे दो तब जाओ। रणधीर ने मुड़कर साफ कहा, अब पैसे नहीं, अब जवाब दोगे। पुलिस स्टेशन चलना होगा। निशा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह घर जहां उसने 7 महीने की यातना सही थी, अब पीछे छूट रहा था। शरीर में दर्द अभी भी था, भूख अभी भी सता रही थी, लेकिन उसके कदम अब रुकने वाले नहीं थे। रास्ते में बाबा बार बार बेटी का हाथ पकड़ते रहे। माफ करना बेटी, मैं तुझे समय पर नहीं बचा पाया। निशा ने बाबा का हाथ दबाया। बाबा, अब रोना नहीं, अब लड़ना है। रणधीर गाड़ी चलाते हुए बोला, निशा, तूने जो वीडियो बनाए हैं वे सब सुरक्षित है। आज सब सामने आएगा। निशा ने खिड़की से बाहर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब हार नहीं, एक नई शुरुआत की झलक थी। दर्द अभी भी छाती में था, लेकिन वह दर्द अब उसे रोक नहीं रहा था, वह उसे आगे बढ़ा रहा था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही निशा के पैर कांपने लगे। इतने दिनों बाद पहली बार वह किसी सरकारी दफ्तर के सामने खड़ी थी। बाबा एक हाथ से उसकी कमर थामे हुए थे, दूसरे हाथ से अपनी लाठी। रणधीर आगे चल रहा था। उसने थाने के अंदर जाकर सब बता दिया। थानेदार ने निशा की हालत देखी, सुजी हुई आंखें, माथे की चोट, कमजोर शरीर, तो तुरंत बैठने को कहा। निशा ने धीरे धीरे सब कुछ बताया, शादी की खुशी से लेकर सुहाग रात वाली रात तक, फिर रोज की मारपीट, भूख, अपमान, बाबा से पैसे की मांग, सब। उसकी आवाज बीच बीच में कांप जाती थी, लेकिन वह रुकी नहीं। आखिर में उसने मोबाइल निकाला और वीडियो दिखाए। हर वीडियो में सास की धमकियां, गालियां और निशा की कराह साफ सुनाई दे रही थी। थानेदार का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटी, तूने बहुत हिम्मत दिखाई, ये सबूत काफी है। थोड़ी देर में पुलिस की टीम ससुराल की तरफ रवाना हो गई। निशा बाहर बरामदे में बाबा के साथ बैठी थी। बाबा बार बार उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। बेटी, तूने जो किया, मैं गर्व करता हूँ। मुझे माफ करना कि मैं तुझे पहले नहीं बचा पाया। निशा ने बाबा का हाथ पकड़ लिया। आंसू आंखों में थे, लेकिन वह मुस्कुराई। बाबा, अब रोना बंद करो, अब न्याय होगा। रणधीर पास ही खड़ा था। उसने निशा की तरफ देखा और धीरे से कहा, तूने वादा निभाया, अब मैं भी अपना वादा निभाऊंगा, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। निशा ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। आंखों में आभार था। इतने दिनों की चुप्पी, दर्द और अपमान के बाद पहली बार उसे लगा कि वह सच में अकेली नहीं है। कुछ देर बाद पुलिस वापस आई। साथ में सास, ससुर और पवन भी थे। सास चिल्ला रही थी, हमने कुछ नहीं किया, बहू झूठ बोल रही है। लेकिन वीडियो सबूत के आगे उनकी बात नहीं चली। थानेदार ने सख्ती से कहा, चुप रहो, सबूत साफ है। धारा 498A और दहेज उत्पीड़न में केस दर्ज हो चुका है। निशा ने एक बार उनकी तरफ देखा।
कोई गुस्सा नहीं था आंखों में, सिर्फ एक लंबी सांस थी, जैसे सालों का बोझ उतर रहा हो। शाम ढलते ढलते निशा बाबा और रणधीर के साथ थाने से निकली। शरीर में दर्द अभी भी था, लेकिन दिल पहली बार हल्का लग रहा था। रास्ते में वह खामोश थी। आंखों के सामने शादी की वो खुशी भरी तस्वीरें तैर रही थी, फिर अंधेरे कमरे की यादें, और अब यह पल। दर्द अभी भी छाती में था, लेकिन अब वह दर्द उसे याद दिला रहा था कि वह बच गई है और लड़कर बची है। थाने से निकलने के बाद निशा सीधे बाबा के घर पहुंची। गांव का वह पुराना घर अब उसे सबसे सुरक्षित जगह लग रहा था। माँ ने बेटी को देखते ही गले लगा लिया और बहुत देर तक रोती रही। निशा भी रोई, लेकिन इस बार आंसू हार के नहीं, राहत के थे। बाबा ने घर के आंगन में चारपाई बिछाई और बेटी को लिटा दिया। अब तू आराम कर, कोई तुझे कुछ नहीं कहने वाला। अगले कुछ दिन पुलिस की जांच चलती रही। वीडियो सबूत इतने साफ थे कि केस मजबूत हो गया। सास ससुर और पवन को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में जब पहली पेशी हुई तो निशा खुद गई। वह गवाह बॉक्स में खड़ी हुई और पूरी बात दोहराई। उसकी आवाज अब नहीं कांप रही थी। जज ने वीडियो देखे, बयान सुने और सख्त टिप्पणी की। यह सिर्फ दहेज का मामला नहीं, यह एक लड़की की आत्मा को कुचलने की कोशिश है। कानून ऐसे अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ महीनों बाद फैसला आया। सास ससुर को सजा हुई, पवन को भी सजा मिली, क्योंकि वह चुप रहा और उत्पीड़न में साथ देता रहा। अदालत से बाहर निकलते समय निशा ने एक बार उनकी तरफ देखा। कोई घृणा नहीं थी आंखों में, सिर्फ एक लंबी सांस थी, जैसे कोई भारी बोझ हमेशा के लिए उतर गया हो। समय बीतता गया। निशा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। शरीर की चोटें भर गई, लेकिन दिल की चोटें भरने में समय लगा। बाबा और माँ हर वक्त उसके पास रहते। रणधीर भी रोज आता, कभी दवाई लेकर, कभी बस बैठकर बातें करने। वह कभी ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन उसकी मौजूदगी निशा को शांति देती थी। एक दिन निशा ने उससे कहा, रणधीर, अगर तू नहीं होता तो मैं शायद टूट जाती। रणधीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तू टूटने वालों में से नहीं थी, तू लड़ने वालों में से थी। मैंने सिर्फ साथ दिया। 1 साल बाद निशा ने एक छोटी सी संस्था शुरू की, गांव की उन लड़कियों के लिए जो दहेज और घरेलू हिंसा की चपेट में थी। वह खुद उनकी बात सुनती, उन्हें हिम्मत देती और जरूरत पड़ने पर पुलिस तक पहुंचाने में मदद करती। लोग उसे देखकर कहते, यह वही निशा है ना, जिसने लड़कर इंसाफ लिया। निशा मुस्कुरा देती। एक शाम बाबा, माँ और रणधीर आंगन में बैठे थे। सूरज डूब रहा था। निशा ने बाबा का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, अब डर नहीं लगता, अब लगता है कि मैं सच में जी रही हूँ। बाबा की आंखें भर आई। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखा। तूने सिर्फ अपनी नहीं, हमारी भी इज्जत बचाई बेटी। रणधीर ने धीरे से कहा, अब आगे सिर्फ खुशियां होंगी। निशा ने आसमान की तरफ देखा। तारे निकलने लगे थे। उसने मन ही मन कहा, जो दर्द मैंने सहा वह व्यर्थ नहीं गया। उसने मुझे तोड़ा नहीं, बनाया। अब मैं औरों को भी बनाने में मदद करूंगी। आंगन में हल्की सी हवा चल रही थी। माँ रसोई से चाय लेकर आई। सबके चेहरे पर शांति थी। निशा मुस्कुराई। दर्द अब सिर्फ याद बनकर रह गया था और याद के साथ एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। आजादी की, सम्मान की और खुशी की। दोस्तों,
दहेज की लालच इंसानियत को मार देती है, लेकिन चुप रहना खुद को मारना है। हिम्मत से आवाज उठाओ तो दर्द भी ताकत बन जाता है और नया जरूर मिलता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।